प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चुंबकत्व और चुंबकीय पदार्थ का सेकंड लेक्चर लेने जा रहे हैं। ठीक है ना। अध्याय 5 आपका चल रहा था और इसका नाम था चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थ। इसका हम ले रहे हैं लेक्चर 2। फर्स्ट लेक्चर में हम चुंबक के बारे में पढ़े थे, उसके गुणों के बारे में पढ़े थे और कूलाम का व्युत्क्रमण का नियम पढ़ लिए थे। आज हम देखेंगे चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं और क्या पढ़ेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, है ना, अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में तमाम पढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे जहां तक पहुंच सकते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं जरा समझो पहले। मान लीजिए कि आपके पास यह एक कोई दंड चुंबक है जिसका नाम हमने दे दिया NS। अब आप एक छोटी सी चुंबकीय सुई को अगर इसके पास रखोगे तो यह उसके यन ध्रुव को इस प्रकार से प्रतिकर्षित करेगा। उठा करके यहाँ रखोगे तो ऐसे प्रतिकर्षित कर देगा, उठा करके यहाँ रखोगे तो ऐसे करता जाएगा। यह ऐसे भागते भागते धीरे धीरे S ध्रुव की तरफ आकर्षित हो जाएगा। आप चाहे तो इस एक्सपेरिमेंट को कर भी सकते हैं, मैं करवाऊंगा अभी आपको लैब में। अगर आप फिर से यहाँ ला के रखते हैं तो फिर से ये ऐसे भागते 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 यहाँ आ जाएगा। थोड़ा सा और किनारे रखते हैं, इधर रखते हैं तो ये इस प्रकार से भागेगा, और किनारे रखेंगे तो इस प्रकार से भागेगा। कुछ ऐसे बना दीजिए, ऐसे आ रहा था, मतलब N ध्रुव से वो ऐसे जा करके S ध्रुव की तरफ इंटर कर रहा है और चुंबक के अंदर वो S ध्रुव से इंटर हो करके N ध्रुव की तरफ आ रहा है। ये ऐसे निकल रहा है। इन्हीं को हम कहते हैं क्या, चुंबकीय बल रेखाएं। अब इस पर चल कौन रहा है, एकांक उत्तरी ध्रुव। कौन चल रहा है, एकांक उत्तरी ध्रुव। ये पथ वक्राकार है, तो बोल सकते हो कि चुंबकीय बल रेखाएं वे वक्राकार पथ होती हैं जिन पर स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है। परिभाषा इसकी क्या बन जाएगी कि चुंबकीय बल रेखाएं वे वक्राकार पथ होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं वे वक्राकार पथ होती हैं जिन पर स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है, गमन कर सकता है। अब अगर इसके गुणों की बात करो, इसके गुण क्या बन सकते हैं। परीक्षा में चुंबकीय बल रेखाओं के गुण पूछ लेता है। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, सबसे पहली बात, ये वक्राकार पथ होती हैं, ये वक्राकार पथ होती हैं। दूसरी बात बताओ, ये चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जा रही हैं और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से, तो ये खुला वक्र है कि बंद वक्र है, बंद वक्र है। कैसे हैं, तो बोल दो, ये चुंबक के बाहर, ये चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक तथा
चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक गमन करती हैं। अर्थात ये बंद वक्र बनाती हैं। हैं। दो हो गए। तीसरी बात लिख लो। अब समझो इस पर भी उत्तरी ध्रुव चल रहा था, इस पर भी उत्तरी ध्रुव चल रहा था, तो समान ध्रुवों के बीच में क्या लगता है? प्रतिकर्षण। जैसे वहां पढ़े थे वैसे यहां भी ये लंबाई के लंबवत एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। ये लंबाई के लंबवत एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। चौथी बात आ जाइए। देखो जहां पर चुंबकत्व तो ज्यादा होता है चुंबक का, वो जगह किनारे में मैंने बताया था पिछली क्लास में। तो यहां पर देखो चुंबकीय बल रेखाएं पास पास हैं, और जहां चुंबकत्व तो कम है वहां देखो दूर दूर हैं। तो कहने का मतलब कि चुंबकीय बल रेखाएं सघन होती हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, और विरल होती हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है वहां पर चुंबकीय बल रेखाएं सघन होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं सघन होती हैं, और जहां पर तीव्रता कम होती है वहां चुंबकीय बल रेखाएं विरल होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं विरल होती हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? अगली बात यह है कि ये खींची हुई डोरी के समान सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। जो उस वाले चैप्टर में पढ़े थे उसी प्रकार से ये खींची हुई डोरी के समान सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। अगली बात, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। एक बात और लिख लो, अगर आप चुंबकीय बल रेखाएं खींचे, इनके किसी भी जगह पर अगर आप एक स्पर्श रेखा खींच देते हो तो यह स्पर्श रेखा इस बिंदु पर लगने वाले परिणामी बल की दिशा को बताएगा, या कहो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। यहां खींच देते हो तो यहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी, यहां खींचते हो तो यहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी। कहीं भी अगर स्पर्श रेखा आप खींच देते हो
तो आप लिखोगे कि चुंबकीय बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा लाइट चली गई क्या? खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी बल की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है या करता है। क्या दिखाई दे रहा है? प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये तमाम चुंबकीय बल रेखाओं के गुण हुए। तो परिभाषा क्या हो गई कि चुंबकीय बल रेखाएं वे वक्राकार पथ होती हैं जिन पर स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है। गुणों की बात करो, 7 गुण हमने लिखा है, एक एक करके समझ लो। ये वक्राकार पथ होती हैं, ये चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से, यहां समझ लो, चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक गमन करती हैं। तीसरी बात, ये लंबाई के लंबवत एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। चौथी बात, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होती है वहां ये सघन होती हैं और जहां पर तीव्रता कम होती है वहां पर ये विरल होती हैं। ये खिंची हुई डोरी के समान, जैसे एक डोरी को खींच करके छोड़ दो तो सिकुड़ने का प्रयास करती है, उसी प्रकार से ये भी अगर छूट जाए यहां से तो ये सिकुड़ने का प्रयास करेंगी। ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, कभी भी नहीं करेंगी। और अगली बात, चुंबकीय बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, अगर चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दो तो यह इस बिंदु पर परिणामी बल या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। अब इनके गुण से अंदर से निकाल के 2 क्वेश्चन बन जाते हैं अक्सर। एक क्वेश्चन ये बनता है इस वाले गुण से कि जो ये बोला गया कि ये बंद वक्र बनाती हैं। तो प्रश्न आया था एक बार 2 नंबर का कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं क्यों? और एक बार प्रश्न ये बना कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती क्यों, है ना? तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन बन जाते हैं। लाइए डस्टर दीजिए। देखो है क्या, ये 2 प्रश्न 2 नंबर में अक्सर पूछ लेते हैं। बंद वक्र बनाने का मतलब तो यह हुआ कि इनके एक अकेले ध्रुव का अस्तित्व ही नहीं होता, ये हमेशा जो होंगे 2 ध्रुवों में ही आएगा। चुंबक का एक अकेला ध्रुव संभव ही नहीं है। अगर चुंबक को आप सोचो कि हम काट करके अलग करके उसको अकेले कर दे एक ध्रुव को, जैसे देखो ये चुंबक है, पहले कहो तो मैं प्रश्न ही लिख देता हूं पहले। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं क्यों? बंद वक्र बनाती हैं क्यों? और एक प्रश्न यह है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती क्यों? ये प्रश्न हो गया। अब जरा समझो, अगर ये चुंबक है, इसके 2 ध्रुव हैं N और S,
आप सोचो हम काट करके इसका एक ध्रुव अलग कर दे दोनों को, तो जैसे ही आप काटोगे तो यहां पर यस बन जाएगा, यहां पर यन बन जाएगा। फिर से सोचो, फिर से काट दे तो यहां पर यस बन जाएगा, यहां पर यन। यानी चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग करना असंभव है। चुंबक के गुण जो लिखे थे वहां ये गुण एक लिख लेना जा करके पीछे, कल वाली क्लास में जो चुंबक के गुण लिखे थे तो एक गुण और बढ़ा लो कि चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग करना असंभव है, अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन आवेश वाले में बात करो तो आवेश अकेला धन आवेश हो सकता है, ऋणावेश भी अकेले हो सकता है। तो जब धनावेश अकेले है तो धनावेश से विद्युत बल रेखाएं ऐसे निकल के चली गई, ये खुला वक्र है कि नहीं। ऋणावेश में ऐसे विद्युत बल रेखाएं आती हैं तो ये भी खुला वक्र बनाती हैं। लेकिन भाई साहब इसके दोनों ध्रुव अलग ही नहीं हो रहे हैं, इसके दोनों ध्रुव अलग ही नहीं हो रहे हैं। तो यन से निकली, यस ने अपनी तरफ खींचना शुरू किया, फिर यहां से यस से यन ने खींचना शुरू किया, इसलिए कैसा वक्र बनाती हैं सॉरी, बंद वक्र बनाती हैं। उत्तर में क्या लिखोगे? क्योंकि चुंबक के एक अकेले ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि चुंबक के एक अकेले ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता, जिस कारण से ये बंद वक्र बनाती हैं। अब अकेला ध्रुव नहीं होगा, दो ध्रुव में आएंगे तो बंद वक्र बन जाएगा। और इस प्रश्न का जवाब अगर देना है तो जैसे आपने चुंबकीय बल रेखाएं खींचा, मान लीजिए मैंने ये चुंबकीय बल रेखा इस प्रकार से आपको दिखा दिया, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए। अब अगर इस पर हम कोई एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये फिक्स बात है कि यहां पर इधर ही होगी, यहां पर इधर या इधर या इधर या इधर और कहीं नहीं होगी। जैसे मैं अगर इस समय इस डायरेक्शन में देख रहा हूं तो मेरी डायरेक्शन यही है, इधर नहीं है, इधर नहीं है। एक समय पर एक ही डायरेक्शन हो पाएगी, एक समय पर अलग अलग डायरेक्शन नहीं हो पाएगी किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की। अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो अब वेक्टर के अलावा कुछ और क्वांटिटी बन जाए, स्केलर हो जाएगा तो डायरेक्शन ही नहीं होगी। उसके अलावा फिजिकल क्वांटिटी होती है, तुम्हारे लेवल की वो बात नहीं है कि जहां पर मल्टी डायरेक्शन में चले उसको हम टेंसर बोलते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी को, वो बात अलग है, वहां की बात नहीं जाना है। तो इसकी जो बात है ये डायरेक्शन हो गई। अब मान लो कि आपने दो बल रेखाओं को काट दिया, तो एक बल रेखा मान लो ऐसे गई, एक बल रेखा ऐसे गई, यहां कट गई। अब अगर मैं इस वाली बल रेखा का, मान लो इसकी डायरेक्शन ऐसे जा रही थी और इसकी डायरेक्शन ऐसे जा रही थी, मैं इसका टेंजेंट खींचूंगा तो ऐसे जाएगा, और मैं अगर इसका टेंजेंट खींचूंगा तो ऐसे जाएगा। यानी इसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर भी मिल रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर भी मिल रही है। अब क्या एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो अलग अलग दिशाएं संभव हैं? नहीं संभव है। यही वजह है कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। अगर काट देंगी तो एक ही बिंदु पर चुंबकीय बल रेखाओं की दो अलग अलग दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। तो इसका उत्तर क्या लिखोगे कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को यदि किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दो अलग अलग दिशाएं उपलब्ध हो जाती हैं, और एक ही बिंदु पर दो अलग अलग दिशा होना असंभव है। इसीलिए चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। आ गई बात समझ में? क्या आप इन दोनों प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हो? चलिए, अगर लिख सकते हो तो इनका उत्तर लिख लो। तो ये रहा इन दिए गए प्रश्न के उत्तर। पहले प्रश्न का उत्तर, क्योंकि चुंबक के एक अकेले ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता, अतः चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं तथा सतत होती हैं। और दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। क्यों? यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जैसा कि मैंने दिखाया था अभी आपको। अतः उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो अलग अलग दिशाएं प्राप्त होती हैं, परंतु यह संभव नहीं है। किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की एक ही दिशा होगी, अतः दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। अब आपका काम हो गया है, कोई तकलीफ तो नहीं है? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक समान और असमान चुंबकीय क्षेत्र।
नेक्स्ट टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। नाम से ही स्पष्ट है, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान हो। ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान हो। लेटना है, फिर बैठो अच्छे से। ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान हो, उसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। और इसको दिखाने के लिए कुछ इस प्रकार से हम दर्शाते हैं। ये चुंबकीय बल रेखाओं को ऐसे दिखा दो कि एक दूसरे से बराबर दूरी पर हो और डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो, तो इसे कहोगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन अगर तुमने ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को दिखाया तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, असमान चुंबकीय क्षेत्र। यहां पर तीव्रता हर जगह एक समान नहीं है, यहां पर तीव्रता हर जगह एक समान है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा लिख लीजिए, वह चुंबकीय क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर वह चुंबकीय क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अगला लिख लो असमान चुंबकीय क्षेत्र। जल्दी से इसका चित्र बना लेना इस प्रकार से। असमान चुंबकीय क्षेत्र में लिख लो, वह चुंबकीय क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर वह चुंबकीय क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होती है, असमान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जो पृथ्वी है वो बहुत विशाल है, इसीलिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को एक समान चुंबकीय क्षेत्र माना जाता है। पृथ्वी के किसी भी बिंदु पर अगर चुंबकीय क्षेत्र खींचना होगा तो वो असमान नहीं मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगा, एक समान मिलेगा। क्योंकि पृथ्वी का एक ध्रुव बताओ, नॉर्थ पोल कहाँ है, साउथ पोल कहाँ है, बहुत अलग अलग डिस्टेंस में है। तो हम इतनी बड़ी डिस्टेंस के अंतर्गत अगर इस चुंबक की बात करो तो इस चुंबक में कहीं पर तीव्रता एक समान मिलेगी, लेकिन कहीं पर अलग अलग मिलेगी। परंतु बहुत विशाल अगर हो जाए यही चुंबक, तो उस असमान में छोटे से हिस्से में देखने हम जाएंगे तो वहां हमको समाने मिलेगा। जैसे समझो बात को, बताओ तुम लोग, ये स्ट्रेट लाइन है या वक्र है, ये सरल रेखा है या वक्राकार है, वक्राकार है, इसको सरल रेखा नहीं बोलोगे। लेकिन अगर इसके इतने हिस्से को काट लो, ऐसे हिस्से को ला करके यहां से दिखा दो, बताओ ये वक्राकार है कि सरल रेखा है कि नहीं है। तो वक्राकार का छोटा हिस्सा सरल रेखा बना कि नहीं बना। तो पृथ्वी बहुत विशाल है, तो उसके हम जहां पर कहीं भी निकालने चले जाएंगे तो वो छोटे से हिस्सा निकल के आ रहा है और उस हिस्से पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान दिख रहा है। आई बात समझ में? तो एक नोट लिख लो, किसी भी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। किसी भी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब अगली हेडिंग है, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये आप जैसे पढ़े हो ना, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सेम उसी प्रकार से है, ये चुंबक के लिए होगा। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक चुंबक है, जैसे वहां पर आए थे आप प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश, तो यहां पर एक चुंबक ले लीजिए और बना दीजिए कि ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है।
दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस 2l है, ये इसका मध्य बिंदु है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल d दूरी पर इसके अक्ष पर हम मान लेते हैं यहाँ पर एक कोई बिंदु P है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसका नाम हो जाएगा अक्षीय स्थित। क्या नाम हो जाएगा बच्चों? इसी में नंबर ए चलेगा अक्षीय, अब नंबर 2 क्या आ जाएगा? निरक्षीय। अब इतना तो समझ में आपको आता ही होगा। माना NS एक दंड चुंबक है जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2l तथा ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m है। जो ये ध्रुव है इसका ध्रुव प्राबल्य कितना है? स्मॉल m है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल d दूरी पर किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसे विद्युत क्षेत्र वाले में हम जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते थे उस बिंदु पर एकांक धनावेश की कल्पना करते थे। यहां जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने जाओगे वहां एकांक उत्तरी ध्रुव की कल्पना करोगे। इसकी कल्पना करोगे तो जब इस ध्रुव के कारण तीव्रता यहां निकालने जाओगे तो बताओ ये भी उत्तरी, ये भी उत्तरी, ये उसको प्रतिकर्षित करेगा, तो डायरेक्शन ऐसे मिल जाएगी B1 जब इसके कारण निकालोगे। और जब इसके कारण निकालने जाओगे तो ये यस है वो यन है, आकर्षित करेगा, तो डायरेक्शन ऐसे आ जाएगी B2। आई बात समझ में? तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए, चित्र बना लीजिए, लिखिए। माना NS एक दंड चुंबक है जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2l तथा ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m है। लिख लिए। माना NS एक दंड चुंबक है जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2l तथा ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m है। हमें चुंबक के मध्य बिंदु O से स्मॉल d दूरी पर किसी बिंदु P पर अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर, यहां लिख दो, यहां थोड़ा बना लेना, अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले N ध्रुव के कारण तीव्रता निकाल लो। N ध्रुव के कारण बिंदु P पर तीव्रता, इसको हम कहेंगे B1 बराबर, अब देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या बताया गया है? μ0/4 पाई m अपान दूरी का स्क्वायर। तो N से P की दूरी को क्या कहोगे? NP स्क्वायर। और दिशा हो जाएगी NP में, तो लिख सकते हो NP दिशा में। अब NP का मान रख दो, तो μ0/4 पाई m अपान m ध्रुव प्राबल्य है, NP की वैल्यू होगी, ध्यान दो ये पूरा D है, ये 2l है, तो ये आधा क्या हो जाएगा? L। तो यहां से यहां तक का हो जाएगा D माइनस L। क्या हो जाएगा? R कहां है? क्योंकि उस डेरिवेशन में R लिए थे तो इसलिए इनको R याद आ रहा है। यार D है तो D से बोल दो भाई, क्यों परेशान करते हो किसी को? पुनः S ध्रुव के कारण, S ध्रुव के कारण, हालांकि इसको दिशा वहां बता दिए हो तो बहुत वेक्टर कहने की भी जरूरत यहां नहीं है। S ध्रुव के कारण बिंदु P पर तीव्रता क्या मिलेगा? B2 बराबर μ0/4 पाई SP स्क्वायर पहले लिख दो, फिर दिशा बता दो किधर होगा। अच्छा PS दिशा में क्यों होगा? वहां उत्तरी ध्रुव की कल्पना करेंगे, ये यस है उसको आकर्षित करेगा। SP का मान लगा दो, μ0/4 पाई m अपान D प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखो B1 और B2 की डायरेक्शन वहां पर अलग अलग है कि नहीं अलग अलग है? तो परिणामी तीव्रता कैसे निकलेगी? बड़े वाले में छोटे वाले को घटा दो। तो यहां बता दीजिए कौन बड़ा है कौन छोटा है? B1 ग्रेटर देन B2। देखो ये इतना तो सेम है, m भी सेम है, इसका D माइनस L है, इसका D प्लस L है, तो जिसका हर छोटा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। तो B1 ग्रेटर देन B2, इसलिए परिणामी तीव्रता
b बराबर क्या हो जाएगा, b1 माइनस b2। तो b1 की वैल्यू रख दो म्यू 0/4 पाई m अपान डी माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस म्यू 0/4 पाई m अपान डी प्लस एल का होल स्क्वायर। म्यू 0/4 पाई इंटू स्मॉल एम कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा नीचे, डी माइनस एल यहाँ, डी प्लस एल यहाँ, तो लघुत्तम ले लोगे तो डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक जगह पढ़ चुके हो। डी प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस डी माइनस एल का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा म्यू 0/4 पाई इंटू स्मॉल एम। इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2dl, साथ में माइनस का गुणा भी हो गया है, डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इससे कट जाएगा, तो आपको b बराबर क्या मिलेगा, आपको b बराबर क्या मिलेगा, चलो दिखाई नहीं दे रहा, इधर कर देता हूं, इधर आ जाइए, यहां कर देता हूं। b बराबर क्या हो जाएगा, म्यू 0/4 पाई 2dl हो गया 4dl, m भी बाहर पड़ा था, तो m इंटू 4dl बटे, इसको हम कह देंगे म्यू 0/4 पाई 2 इंटू 2ml इंटू डी कह देंगे। और कल बताए थे कि 2ml बराबर होता है कैपिटल M, चुंबकीय आघूर्ण, नहीं बताए थे, ये हो जाएगा म्यू 0/4 पाई 2 कैपिटल एम डी अपान डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। टेस्ला, मात्रा क्या आ गया, टेस्ला। अब वही केस लगा दो कि यदि डी छोटा हो एल से, नहीं एल छोटा हो डी से, सॉरी एल छोटा हो डी से, तो एल स्क्वायर और भी छोटा होगा डी स्क्वायर से, अतः एल स्क्वायर की उपेक्षा करने पर एल स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बचेगा, म्यू 0/4 पाई 2m अपान डी क्यूब टेस्ला, म्यू 0/4 पाई 2m अपान डी क्यूब टेस्ला। क्या कोई समस्या हो रही है? इस प्रकार से यह अक्षीय स्थिति का डेरिवेशन आपका खत्म हो गया है। अभी इसमें निरक्षीय स्थिति भी पढ़ना है हमको। आज का टाइम आपका हो चुका है और आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग निरक्षीय स्थिति के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे और समय रहेगा तो एकाध न्यूमेरिकल करेंगे, समय रहेगा तो और आगे का डेरिवेशन कंटिन्यू करेंगे। अभी जितना आपको मिल रहा है, बहुत से बच्चों की कंप्लेन ये आ रही थी कि सर एक साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आपका क्वार्टरली एग्जाम का सिलेबस यहाँ तक दिया है, इस चैप्टर तक, और उस सिलेबस को पकड़ने के लिए थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा, है ना। अब चीज़ें आपके पास रिकॉर्डेड भी हो गई हैं, तो आप एक बार ही नहीं, आप चाहें तो 10 बार रिवीजन करिए एक टॉपिक को। जैसे एक बार टीचर ने पढ़ा दिया, अब आपको लगा कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, चलो टीचर से फिर पूछेंगे, लेकिन अब तो आपके पास रिकॉर्डेड मिल गया, तब आप 10 बार पढ़ सकते हैं, 20 बार, जितनी मर्जी उतनी बार पढ़िए। और जहां आपको लगता है कोई चीज़ कि हाँ ये चीज़ डाउट है, ये नहीं कन्फर्म हो रहा है, उसी चीज़ को नोट करके आकर के क्लास में पूछ लीजिएगा। आई बात समझ में? और यहाँ तक पेपर में आएगा, इसलिए तैयारी यहाँ तक की करनी पड़ेगी।
आपको पिछले चैप्टर की नोट्स हर एक टॉपिक की मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कहीं कोई दिक्कत तो आपको हो नहीं रही है। आप उसकी फोटो कॉपी करा के चाहे तो अपने पास रख सकते हैं, पूरा क्रम से रखते चले जाइए। जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा देखेगा कितनी बेहतरीन नोट्स आपको मिल गई। शायद इतनी बेहतरीन नोट्स आप भी नहीं बना पाएंगे। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? तो चलिए ठीक है, एक दो प्रयास आपको मैंने बताया था कि लाइव क्लास में, जब लाइव क्लास हो वहाँ सब लोग जुड़ा करो, वहाँ चीज़ें क्लियर होती हैं और अच्छे से, ठीक है ना। तो सभी लोग प्रयास करो लाइव क्लास में, और जितना हो सके अपने और साथी किसी भी विद्यालय के हों, किसी भी विद्यालय को हों, उनके पास भी ये वीडियो को शेयर करो। किसी को लाभ होने से आपका नुकसान तो होगा नहीं। अब ये सोच लो कि मैं तो पढ़ लिया, मैं दूसरे को क्यों बताऊं, वो होशियार हो जाएगा। ऐसी सोच कभी नहीं रखना। अगर मैं यही सोचता तो मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड क्यों करता। अब बताइए, मुझको जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़ते होंगे तो क्या पढ़ने आएंगे? नहीं आएंगे। सोचेंगे सेम वही कोचिंग का ही सिस्टम तो हमको सर यहाँ दे रहे हैं, अब पूरा कंटेंट वही मिल रहा है, तो क्यों पैसा कोई देगा। तो अगर हम निकले हैं इस काम पर थोड़ा सा सहयोग के लिए, तो आप लोग भी सहयोग करिए हमारा, कि अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए और उनसे बोले चैनल को सब्सक्राइब करके और आगे तक चलें। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।